हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज का जो हमारा है टॉपिक वो है चैप्टर 8 क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो है सीरीज अभी चल रहा है, तो उसका महिलाएं जाति एवं सुधार का जो उसका कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो आपका इस चैनल पर आप प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आइए। तो आज जो है हमारा वीडियो रहने वाला है, क्लासेज रहने वाला है, वो है क्वेश्चन आंसर को रिलेटेड। तो महिलाएं जाति एवं सुधार से रिलेटेड जो भी प्रश्न है हमारे इस चैप्टर में, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, फिर से याद करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि जो निम्न में जो ये सब जो दिए गए हैं, इनके सामाजिक विचार और समर्थन का किसका किसका प्रसार किया। तो पहला है राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ लिखेंगे हम सती प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक है, तो राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद अगला है दयानंद सरस्वती। तो इनका है विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। अगला है वीरेशलिंगम पंतुलु। इन्होंने जो है इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह को लेकर प्रसार किया था। अगला है ज्योतिराव फुले। तो इन्होंने जो है जातिगत असमानता को लेकर अपना समर्थन और प्रसार किया था। अगला है पंडिता रमाबाई। तो इन्होंने जो है विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार, तो विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार को लेकर इनका था बदलाव। ठीक है, अगला है पेरियार। तो इनका जो था वो था जातिगत असमानता। ठीक है, अगला है मुमताज अली। तो इन्होंने इस चीज को लेकर किया था, तो महिला शिक्षा। यहाँ लिखेंगे महिला शिक्षा। अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर का, तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा नहीं, तब तक आपको कैसे समझ में आएगी। तो पहले उसको भी देखिए प्लेलिस्ट में, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका भी था विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न जो है 8 चैप्टर का क्लास 8 का सॉल्व हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। पहला क्वेश्चन है, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार इत्यादि के बारे में नए कानून बनाए। तो यह सत्य है कि असत्य है। तो यह बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यह बिल्कुल सत्य है। तो जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने जो है विवाह, गोद लेने और संपत्ति की विरासत इत्यादि नियमों को विनियमित करने के लिए नए कानून बनाए। ठीक है, अगला है सामाजिक
सुधारकों को सामाजिक तौर तरीके में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। तो यह जो है बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ठीक है, तो सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए तर्क देने के लिए समाज सुधारकों को प्राचीन ग्रंथों को त्यागना पड़ा। अगला है गो नंबर, सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। यह बिल्कुल असत्य है, पूर्णतः समर्थन कभी नहीं मिला था। ठीक है, अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। तो यह भी असत्य है बिल्कुल। ठीक है, तो कब पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 2 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। निम्नलिखित में सही या गलत बताएं, तो ये हम आपको बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 3 नंबर में है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली? तो इसका जो है उत्तर हम देखते हैं। ठीक है, सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि वे जिन सामाजिक कुरीतियों का विरोध कर रहे थे, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, उन्हें इन पवित्र ग्रंथों में कोई स्वीकृति नहीं मिली थी। ठीक है, इसीलिए जो है और सामाजिक कुरीतियों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने इन ग्रंथों का हवाला देकर यह तर्क दिया कि वे किसी नए धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदू धर्म के मूल और शुद्ध रूप से पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यह था प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में सुधारकों के नए कानून बनवाने के किस तरह मदद मिली। तो सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग सही साबित करने के लिए किया कि वे जिन सामाजिक कुरीतियों का विरोध कर रहे थे, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, तो उन्हें इन पवित्र ग्रंथों में कोई स्वीकृति नहीं मिली थी। ठीक है, उन्होंने इन ग्रंथों का हवाला देकर यह तर्क दिया कि वे किसी नए धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदू धर्म के मूल और शुद्ध रूप से पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? इसका उत्तर यहाँ से हमारा शुरू हुआ है। 19वीं सदी में लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कई तरह के कारण होते थे, जो अक्सर सामाजिक और पारंपरिक धारणाओं पर आधारित थे। तो क्या क्या कारण थे? पहला जो है पॉइंट है हमारा पारिवारिक कर्तव्य। लोगों का मानना था कि लड़कियों की मुख्य भूमिका घर परिवार संभालना, खाना बनाना और बच्चे पालना है। उन्हें लगता था कि शिक्षा इन कामों के लिए आवश्यक नहीं है। तो यह है हमारा पहला पॉइंट। अगला पॉइंट दूसरा क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर जाना। कई रूढ़िवादी परिवारों का मानना था कि लड़कियों को जो है घर से बाहर निकलना और सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूल जाना उनके लिए ठीक नहीं है, इससे वे बिगड़ सकती हैं। तो यह था दूसरा तर्क। ठीक है, अगला है पति पर प्रभाव। यह एक आम डर यह भी थी कि पढ़ी लिखी लड़कियां अपने पतियों पर हावी हो जाएंगी और पारंपरिक पारिवारिक ढांचे को चुनौती दे देंगी। यह था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है विधवा होने का डर। कुछ लोगों में यह अंधविश्वास भी था कि पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करने वाले पुरुष जल्दी मर जाते हैं, जिससे लड़की विधवा हो जाएगी, यानी उपयुक्त वर की समस्या। यह भी माना जाता था कि बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए योग्य वर ढूंढना मुश्किल होगा। तो यह जो है कुछ पॉइंट्स थे। किस चीज़ के पॉइंट थे? तो कि लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता था, उनके पीछे जो तर्क थे, उनके जो कारण थे, वही कारण थे। ठीक है, पारिवारिक कर्तव्य, सार्वजनिक स्थानों पर जाना, पति पर प्रभाव, विधवा होने का डर और जो है वर ढूंढने के लिए मुश्किल हो जाना, इस प्रकार के तर्क थे। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ, तो किस कारण? तो आलोचना के कारण पहले हम देखते हैं। आलोचना के क्या कारण है? धर्मांतरण। ठीक है, ईसाई प्रचारकों का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था। कई भारतीयों को यह अपनी संस्कृति और धर्म पर एक हमले जैसा लगता था। ठीक है, पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। ईसाई धर्म के साथ साथ वे पश्चिमी संस्कृति और जीवन शैली का भी प्रचार करते थे, जिसे कुछ लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली के लिए खतरे के रूप में देखते थे। अब देखते हैं समर्थन के क्या कारण थे। ये तो हो गया आलोचना के कारण। अब समर्थन के कारण है शिक्षा। ईसाई मिशनरियों ने लड़कियों और निम्न जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले, जहां उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, जो उन्हें पहले उपलब्ध नहीं था।
ठीक है। दूसरा है सामाजिक सुधार। कुछ प्रचारकों ने सामाजिक सुधारों का भी समर्थन किया, जिससे कुछ भारतीय सुधारकों ने भी उनका साथ दिया। तो यह था समर्थन के कारण, और हम जो पहले पढ़े वो था आलोचना के कारण। अगला है प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर में है, अंग्रेजों के काल में ऐसा लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। तो देखते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान हुए कुछ सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में निम्न मानी जाने वाली जातियों के लिए कुछ नए अवसर पैदा किए। पहला है शहरों में रोजगार, ठीक है। नए कारखानों, मिलों और नगरपालिकाओं में काम के लिए नए अवसर पैदा हुए। इन जगहों पर अक्सर जातिगत भेदभाव कम होता था और इन समुदायों के लोग शहरों में जाकर काम करने लगे। दूसरा है सेना में भर्ती। अंग्रेजों ने अपनी सेना में भर्ती के लिए जातिगत बंधनों में कुछ ढील दी। महार और अन्य अछूत समझी जाने वाली जातियों के लोगों को सेना में नौकरी मिली, जिससे उन्हें सामाजिक सम्मान और आर्थिक स्थिरता मिली। अगला है बागानों में काम। असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया जैसे स्थानों पर चाय, कॉफी और गन्ने के बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की भारी मांग थी। निम्न जातियों के बहुत से लोग गांव में होने वाले उत्पीड़न से बचने के लिए इन जगहों पर चले गए। अगला है शिक्षा। ईसाई प्रचारकों और कुछ सामाजिक सुधारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में इन समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खुले। तो यह थे कुछ पॉइंट जो कि निम्न माने जाने वाली जातियों से संबंधित थे, जिनको अंग्रेजों के काल में नए अवसर पैदा हुए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला है 7 नंबर प्रश्न। योगी और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह से सही ठहराया। इसका उत्तर देखते हैं हम। सुधारकों ने विभिन्न तर्कों और तरीकों से जातीय असमानताओं की आलोचना को सही ठहराया। प्राचीन ग्रंथों का हवाला। तो कई सुधारकों ने प्राचीन बौद्ध ग्रंथों जैसे ग्रंथों का हवाला देकर यह तर्क दिया कि आरंभिक समाज में जातिगत भेदभाव मौजूद नहीं था और यह बाद की विकृति है। अगला है मानवीय समानता का तर्क। पेरियार जैसे सुधारकों ने तर्क दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीच मानना अमानवीय और तर्कहीन है। उन्होंने कहा कि तथा कथित निम्न जातियों को भी गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यह था कुछ पॉइंट्स। अगला है आत्मसम्मान का आह्वान। सुधारकों ने निम्न जातियों के लोगों से अपने आत्मसम्मान को पहचानने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने उन्हें संगठित होने और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अगला है ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की आलोचना। उन्होंने ब्राह्मणों और उच्च जातियों के सामाजिक प्रभुत्व की आलोचना की और कहा कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जाति व्यवस्था को बनाए रखा। यह था कुछ पॉइंट्स जो कि योगी और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं को किस तरह से उसकी आलोचना को सही ठहराया। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर में फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया। तो इसका उत्तर हम यहाँ से देखते हैं। ज्योतिराव फूले ने 1873 में अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जिसका अर्थ गुलामी है, उनको उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था। ऐसा करने के पीछे कई गहरे कारण थे। पहला जो है कारण था, पहला पॉइंट, समानता का सिद्धांत। फूले भारत में निम्न जातियों, जिन्हें वे शूद्र और अति शूद्र कहते थे, उनकी स्थिति और अमेरिका में काले गुलामों की स्थिति के लिए उसके बीच जो है समानता देखते थे। दोनों ही समूह भेदभाव, उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार के शिकार थे। अगला है वैश्विक संघर्ष का प्रतीक। इन समर्पण के माध्यम से फूले भारत के जाति विरोधी संघर्ष को दुनिया भर में चल रहे स्वतंत्रता और समानता के व्यापक संघर्ष को जोड़ना चाहते थे। उन्होंने यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष एक सार्वभौमिक मुद्दा है। प्रेरणा क्या है। अमेरिकी गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ था। फूले इस घटना से प्रेरित थे और चाहते थे कि भारत में भी जाति व्यवस्था का अंत हो और सभी को समान अवसर अधिकार मिले। ये था फूले की जो पुस्तक थी गुलामगिरी, तो गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलनों को समर्पित इसीलिए किया गया था कि उसका जो आपको हम पॉइंट्स बताए वही था। प्रश्न संख्या 9 नंबर में है मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे। इसका उत्तर जो है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के माध्यम से वे केवल मंदिरों में प्रवेश का अधिकार ही नहीं चाहते थे, बल्कि उनका लक्ष्य बहुत व्यापक था।
पहला पॉइंट इसमें है जातीय पूर्वाग्रह को उजागर करना। अंबेडकर यह दिखाना चाहते थे कि तथाकथित उच्च जाति के हिंदू समाज में समानता की बात तो करते हैं, लेकिन वे दलितों को अपने बराबर का इंसान मानने और उन्हें मंदिरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अंबेडकर जी यह दिखाना चाहते थे कि जो उच्च जाति के हिंदू हैं वो समाज में समानता की तो बात करते हैं, लेकिन निम्न जाति के जो जैसे कि दलित प्रकार के जो टाइप के जिसको हम दलित मानते थे उस समय, तो दलित को जो अपने बराबर इंसान नहीं मानते थे और मंदिरों में और सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए तैयार नहीं थे। अगला है सामाजिक समानता का दावा। मंदिर प्रवेश का अधिकार मांगना वास्तव में समाज में समानता का दावा करना था। यह इस बात का प्रतीक था कि दलित भी हिंदू समाज का एक समान और अभिन्न अंग है और उन्हें भी वे सभी अधिकार मिलना चाहिए जो दूसरों को प्राप्त है। अगला है आत्मसम्मान और चेतना जगाना। इस आंदोलन ने दलित समुदाय में एक नई चेतना और आत्मसम्मान की भावना पैदा की। इसने उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे समाज को यह दिखाना था कि जाति के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव कितना अन्यायपूर्ण है। तो ये था जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर जी क्या जो है बताना चाहते थे। अगला है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? तो सबसे पहले हम देखते हैं आलोचना के कारण। उच्च जाति का प्रभुत्व। उनका मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन पर उच्च जाति के नेताओं विशेषकर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता में रुचि रखते हैं, सामाजिक समानता में नहीं। सामाजिक सुधारों की उपेक्षा। उन्हें लगता था कि राष्ट्रवादी नेता जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। उनका तर्क था कि केवल अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी हासिल करना तब तक व्यर्थ है जब तक देश के भीतर ही एक बड़ा वर्ग सामाजिक गुलामी का शिकार है। अगला है ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद का डर। उन्हें डर था कि अंग्रेज के जाने के बाद जो नया राष्ट्र बनेगा वह वास्तव में एक ब्राह्मण राज होगा, जहां निम्न जातियों और गैर ब्राह्मणों का शोषण जारी रहेगा। आलोचना से क्या मदद मिली इसके बारे में हम देखते हैं। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित, यानी उनकी आलोचना ने राष्ट्रवादी नेताओं पर सामाजिक सुधारों के मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए दबाव बनाया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन के एजेंडे को और अधिक समावेशी बनाने में मदद की। एकता की आवश्यकता पर बल। इसने राष्ट्रवादी नेताओं को यह एहसास दिलाया कि एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों, विशेषकर दबे कुचले वर्गों का समर्थन हासिल करना आवश्यक है। आत्मसम्मान आंदोलनों को बढ़ावा। उनकी आलोचना ने दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच आत्मसम्मान आंदोलनों को जन्म दिया, जिससे ये समुदाय अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक और संगठित हुए। इस प्रकार उनकी आलोचना ने भारतीय समाज में अधिक लोकतांत्रिक और समतावादी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह था कुछ पॉइंट्स जो कि ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर जो है उनके राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना के बारे में जो क्या उसकी आलोचना था और क्या उससे मदद मिली। तो इस प्रकार के ये था हमारा इस चैप्टर का प्रश्न। तो उसी के साथ हमारा जो है पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो जितना भी इस टॉपिक के प्रश्न थे तो उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको पहले जो है कॉन्सेप्ट का वीडियो दिया गया है, आप उसको पढ़िए, देखिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी चीज़ आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझने में मदद मिली होगी। तो इस चैनल का जो एकमात्र उद्देश्य है हमारा एजुकेशन मैजिक इस प्लेटफॉर्म पर कि यह हमें जो है एक फैमिली जो है हम हैं, तो आप एक एक अगर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग, तो हमारा जो है चैनल ग्रोथ करेगा। तो धीरे धीरे हम आपको स्टूडियो के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से या फिर जो भी हमारा हो पाएगा आगे, हम अपने फ्यूचर को लेकर इस चैनल के माध्यम से आपके बीच जो है हम पूरी जो मेहनत के साथ आपके बीच हमेशा इस तरह से आएंगे और
पूरी वीडियोज को लाएंगे, आपको हम समझाएंगे, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, आपको कोई परेशानी ना हो। इस चैनल पर जो है हम उसका जो है पूरा आपका ध्यान रखा जाएगा कि आपको किसी भी टॉपिक को समझने में कोई चीज़ आपकी कमी ना रहे। तो उसके लिए हम आप जो है पूरी आपको कोशिश करेंगे, और आपका एक एक सब्सक्राइब में मोटिवेट करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद मिलता है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से एजुकेशन मैजिक में जुड़े रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर से जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।